विमेन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नारी कलम कार्यक्रम में आज हम आपको एक और हस्ती से मिलवाने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नारी कलम में हम आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाते हैं इस देश की जानी मानी जो लेखिकाएं हैं, जो लगातार लिख रही हैं। उनमें से एक नाम है अर्चना। अर्चना कोचर जो है वो लेखन कार्य करती हैं और बहुत सारी विधाओं में वो लिखती हैं। वो चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे लघु कथाएं हो, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने 2 उपन्यास भी लिखे हैं जो बहुत चर्चित हुए हैं और जिनके विषय जो है वो बहुत अलग है। इसके अलावा वो बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में उच्च अधिकारी हैं और वहां पर भी अपने कार्य को बड़ी कुशलता से करती हैं। तो उनका गांव जो है वो आंवल है, जो रोहतक के बहुत पास में है। एक गांव में जन्म लेने के बाद भी बैंक के उच्च पद पर पहुंचना और उसके बाद इतना खूबसूरत लेखन करना, तो लगा कि ऐसे ही शख्सियत को हमें जरूर मिलवाना चाहिए अपने दर्शकों से। तो दर्शकों में ज्यादा समय न लेते हुए स्वागत करना चाहूंगी मैडम अर्चना का इस स्टूडियो में। मैडम अर्चना, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजना मैम। स्वागत करते हैं हम आपका इस कार्यक्रम में। और हम आपसे बातचीत करके अपने दर्शकों को लाभान्वित करना चाहते हैं। जरूर वो लेखन के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपके बारे में थोड़ा पढ़ा है, सुना है, या जितना भी मेरा आपसे वास्ता पड़ा है, तो मैंने देखा है कि बहुत शिद्दत से आप लिखती हैं। कुछ भी हो जाए, रात को भी देर तक आप लिखती रहती हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ इस बारे में कि आपका जन्म जो हुआ है गांव में हुआ। और अक्सर हम कहते हैं कि जो बचपन है वो नींव होता है किसी भी जो उच्च स्तर पर पहुंचते हैं लोग उनका। तो बचपन में नींव कैसे पड़ी, आपका बचपन कैसा था, कैसे ये सब हुआ? आप अपने बचपन के बारे में हमें कुछ बताएं। मैम, सबसे पहले आपका धन्यवाद। आपने मुझे इसके लिए एक मौका दिया। मेरा बचपन गांव में बिल्कुल मतलब मिट्टी में खेल खेल के पैदा हुआ है। और पर मेरा बड़ा अच्छी किस्मत थी कि मेरे पेरेंट्स काफ़ी एजुकेटेड थे और मेरे दादाजी वगैरह उससे भी ज़्यादा एजुकेटेड थे, क्योंकि उन्होंने मेरी दादी को भी पढ़ाया। तो मैं तो उस पीढ़ी में खैर मतलब बहुत आगे आती थी। तो मतलब पढ़ाई का घर में मुझे शुरू से ही माहौल मिला है और घर में पढ़ाई के लिए काफ़ी ज़्यादा सख्ती भी होती थी। मतलब दादाजी स्पेशली स्कूल वगैरह काफ़ी वगैरह स्कूल, कॉलेज वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता था उनका कि स्कूल बनाने हैं, कॉलेज बनाना है, बच्चों की पढ़ाई करवाना है। अगर किसी टीचर ने मान लो मतलब हमारी शिकायत कर दी ना, तो वो बहुत मतलब इतनी गर्मी के मौसम में भी कड़ी धूप में मतलब कितनी भी धूप थी, एक टाँग मतलब पे खड़े करके ऊपर खड़ा कर देते। वो टीचर्स को कहते थे, "अब मारो इनके डंडे।" तो नेचुरली मैम जी जब पढ़ाई की नींव मिली तो पढ़ाई के प्रति लगाव होना मतलब बहुत ज़्यादा जी जी लाज़मी है। मदर भी मतलब एजुकेटेड थी, फादर भी एजुकेटेड थे। बस मिट्टी हम्म गाँव की थी, किसानी भी थी हमारी, तो थे सारे घर में किसान, बट मतलब जी। एजुकेटेड फैमिली थी। हम्म बहुत बढ़िया। ये आपका सौभाग्य रहा कि आपके परिवार में सब पढ़े लिखे थे, तो इसलिए उन्होंने शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया। जब हमें बचपन में सजा मिलती है तो हम बहुत परेशान होते हैं, लेकिन वो सजा ही शायद जो है उसी का कारण है हाँ, कि आप इतनी अनुशासित हैं और अपने कार्यों को बखूबी निभा रही हैं। जितना आप बैंक में अच्छे ढंग से काम करती हैं, उतना ही आपका लेखन जो सशक्त है, और आप बहुत अच्छी एक घर गृहस्थी भी बहुत अच्छे ढंग से चला रही हैं। तो मैं आगे आपसे यही जानना चाहूंगी कि किस उम्र में और कैसे आपने लिखना शुरू किया? हाँ जी मैम। किस उम्र में मैडम आपने लिखना शुरू किया? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? मैम मैं एक्चुअल में बाई बर्थ नहीं लिखती थी और मुझे कुछ ऐसा था भी नहीं। मतलब मेरे अपने बहुत ज़्यादा शौक थे, मुझे ड्रेसेस डिज़ाइन करने का बहुत शौक होता था, स्वेटर बनाने का बहुत ज़्यादा शौक होता था, अचार मुरब्बे बनाने का बड़ा शौक होता था। बस इतनी ही ज़िंदगी थी। कभी आस-पड़ोस के बच्चे आ जाते थे, आंटी के स्कूल में फंक्शन है लिख दो, मैं लिख देती थी, लिख के फाड़ दिया, मतलब सीरियसली नहीं लिया। 2007 में एक्सीडेंट हो गया बड़ा सीरियस, तो 1 साल पूरा बिस्तर पे रही, तो वो थोड़ा-थोड़ा हम्म लिखना शुरू कर दिया। तो कभी बैंक हम्म वगैरह में कभी दिखाती थी ना, देखो मैंने ये लिखा, तो मैं उसको ऐसे तय करके या ऐसे करके ऐसे रख देती थी। तो बैंक में सभी हम्म लोग कहते थे, "मैम बहुत अच्छा लिखते हो, पेपर्स वगैरह में दो, ये है, यहाँ दो, हम्म वहाँ दो।" तो मैं मतलब सीरियस नहीं लेती थी।
तो मैं सोचती थी कि मुझे कौन-सा कोई छापे पड़ा, मुझे तो किसी ने नहीं छापना। तो मतलब जी, हो गई बात। तो एक दिन फिर मुझे एक मेरे स्टाफ मेंबर कहते हैं मैम जो साहित्य है ना वो समाज का दर्पण होता है। अगर हम्म, आप लिख भी रहे हो और आगे आप किसी को देते भी नहीं हो, पढ़ाते भी नहीं हो तो फ़ायदा क्या है? तो बाई चांस जी, किसी स्टाफ मेंबर ने मेरे हमारे पीएनबी में एक मतलब मैगज़ीन्स छपती हैं पीएनबी प्रतिभा और पीएनबी आलोक। तो किसी जी, जी, स्टाफ मेंबर ने मेरी मतलब वो टाइप करके वहाँ भेज दी। उन्होंने जितनी जी, रचनाएँ भेजी थी उन्होंने सारी ही छाप दी। बस वो जी, मोटिवेशन हो गया और आगे-आगे बढ़ने के लिए खाली पोएम्स लिखती थी। फिर सब लोगों से हुँ, आप जैसे लोगों से मिली, मधुकांत सर से मिली, मतलब जी, सारे साहित्यकारों से मिली, तो वो बस आगे बढ़ने की आप लोग प्रेरणा स्रोत थे। मैं बस मुझे पता नहीं लगा कि मैं इतना आगे बढ़ गई। जी, जी, जी। बहुत, बहुत अच्छा आपने कहा तो ये इससे हमें बाकी महिलाओं को क्या समाज के सभी युवाओं को और सबको ये प्रेरणा चाहिए कि ये कोई खास उम्र नहीं होती। अगर हम कहें कि लेखन जो है अगर हो गया तो ठीक है उसके बाद नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी उम्र में कभी भी प्रेरणा लेके लिखना शुरू कर सकते हैं। जैसा कि मैडम ने कहा कि उनका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद थोड़ा लिखने लगी। कई बार हम इतनी उदासी में चले जाते हैं, लेकिन अगर हम लेखन कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो कहीं न कहीं आपका जो तनाव है वो भी दूर हो जाएगा और आप अपनी बीमारी भी भूल जाएँगे और आप समाज के लिए भी कुछ करेंगे और अपने आप के लिए भी कुछ करेंगे। तो बहुत सुखद आपने बताया हमें कि कैसे आपने लेखन में आई और उसको आगे बढ़ाया। इसके बाद मैडम मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो लेखन होता है या जो लेखिका या लेखक होता है, वो ज़रूर किसी न किसी की रचनाएँ ज़रूर पढ़ता रहा होता है। आप भी बहुत शिक्षित हैं, स्कूल में भी, बाद में भी आपका ज़रूर कोई न कोई लेखक या लेखिका मनपसंद रही होंगी या जिससे आप बहुत प्रभावित हुई होंगी, यानी जिसके लेखन ने आपको बहुत प्रभावित किया हो। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पसंदीदा लेखक या लेखिका कौन है? मैम एक तरह से ये साधना है। आप जी, मतलब जो लेखन है वो साधना है। आप जी, मतलब भगवान की जितनी साधना करोगे, मतलब जितने नज़दीक जाते जाओगे तो आप मतलब उसमें बड़ा गहन घुसते जाओगे। तो मेरे जी। लिए भी ये मतलब मैंने एक जस्ट अपना मतलब पैशन शुरू करा था भई शौक अपना, तो मतलब हुँ, वो एक अब साधना बन गई। तो मतलब मुझे प्रेरित करने के लिए मैम मतलब बहुत सारा मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरित तो मधुकांत सर ने करा। तो जी। मतलब मैं अगर इतना कुछ लिख के ले जाती थी ना, तो वो कहते थे हुँ, हाँ, अच्छा है बहुत ज़्यादा। अब वो एक किताब हुँ, आगे हुँ। पकड़ा देते थे। अगर आप ऐसा जी, लिखोगे तो फिर आगे मतलब एक किताब और आगे बढ़ा पकड़ा देते थे। अगर आप ऐसा लिखोगे तो मतलब वो अच्छा फिर कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में मतलब कई 3-4 ग्रुप्स में मैं जुड़ गई। तो उन ग्रुप्स में हुँ, ना हुँ, रोज़ कोई ना कोई विद्या का मतलब होता था। आज जैसे गद्य लिखना है, आज पद्य हुँ, लिखना है। आज छंद लिखने हैं, आज कविता लिखनी है। तो मतलब मुझे मतलब मैं औरों को देखती थी, मुझे वो सब लिखना नहीं आता था। तो उन सबको जी, पढ़-पढ़ के मेरे को एक प्रेरणा सी हुई कि अगर मैं लिखना ही शुरू कर दूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा गहराई में जी। घुसूँ इसके अंदर। फिर किसी ने हुँ, हुँ, मतलब मुझे कौशिक विद्यार्थी जी उन्होंने मुझे छंद सिखाए, फिर घनाक्षरी सिखाई उन्होंने। अच्छा, फिर जी, एक दिन कहीं कॉम्पिटिशन था मतलब स्टोरीज़ के लिए, लघु कथाएँ नहीं हुँ, लिखती थी मैं बिल्कुल भी और मैं कहती थी हुँ, लघु कथा लिखना तो मेरे बस की बात ही नहीं है। आज मैंने हुँ, 200 हुँ। लघु कथाएँ लिख दी, बस कहीं एक जी, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रही थी, तो वो मेरी लघु कथा फर्स्ट आई तो मुझे लगा कि मैं लिख सकती हूँ। जी, जी, तो जी, आप मतलब प्रेरणा स्रोत तो सबसे ज़्यादा मधुकांत सर ही रहे हैं मेरे, क्योंकि जी, उनके घर जी, में मतलब जब वो मेरे पास ही रहते हैं तो मैं वीकेंड पे या थोड़े दिन बाद मैं ज़रूर जाती थी। अब थोड़ा मतलब जी, धीरे-धीरे लग थोड़ा कम हो रहा है। जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कोई भी लेखक आपके आस-पास भी आपको मिल सकता है और आप उसके माध्यम से भी लेखन कार्य को जारी कर सकते हैं और प्रेरणा ले सकते हैं। तो अर्चना जी मैं ये भी जानना चाहूँगी जैसा आपने लघु कथा की बात कही कि शुरू में आपने कहा कि लघु कथाएँ मैं नहीं लिख सकती लेकिन अब आपकी 200 से ज़्यादा लघु कथाएँ हैं और मैंने आपकी बहुत सारी लघु कथाएँ पढ़ी हैं। बहुत सारे पत्र-पत्रिकाओं में आपकी छपती हैं, हरिगंधा में भी मैंने पढ़ी हैं। तो आज के परिवेश में आप कितना लघु कथा को महत्व देती हैं? लोग कहते हैं कि लंबी कहानियाँ पढ़नी पाठकों ने बंद कर दी है, पठन-पाठन खत्म हो रहा है, इसलिए लोग लघु कथा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है?
मैम मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि लघु कथा जो है, वो मतलब एक कहानी का छोटा रूप है। उसको हम्म। आपने मतलब कहानी लिखना मुझे लगता है कि ज़्यादा आसान है। लघु कथा हम्म। लिखना थोड़ा संक्षिप्त में अपनी बात को बड़े विस्तार से कहना थोड़ा मुश्किल बात है। और आज जी। जो भागम-भाग वाला दौर है, लोगों के पास पढ़ने का थोड़ा टाइम कम है। मतलब इवन हम्म। जो पोएम्स है ना, जो मतलब कविताएँ हैं, वो भी बहुत जी। छोटे रूप में आने लग गई हैं। मतलब 4-5 कोट्स में छोटी-छोटी कविताएँ, तो लोगों को मतलब जी। वो रास आ गया है। तो मुझे लगता है कि जी। आज के युग में जैसे भागम-भाग वाली ज़िंदगी है, टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है सबके पास, तो मतलब लघु कथा काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती है। छोटे में अपनी बात कहना, वो राइटर्स के लिए थोड़ी मतलब दिक्कत वाली बात है कि उन्होंने छोटे में अपनी बात सुलझे हुए तरीके से कैसे कहनी है, ताकि पाठक वर्ग तक पहुँच सके। और ले जी। मतलब जो मतलब हमारे मतलब पढ़ने वाले हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत आसान है और वो लघु कथा को पढ़ते भी मन से हैं और मतलब वो अपने जीवन में लागू भी करते हैं उसको। जी, आप तो ठीक कह मेरे रही हैं हिसाब बिल्कुल से कि लघु थोड़े कथा शब्दों में हम उनको ज़्यादा एक बड़ा संदेश दे सकते हैं, और जो उसकी पंच लाइन होती है, कई बार वो इतनी प्रभावशाली होती है कि वो हुँ, एक ही लाइन से पाठकों को एक पंक्ति से इतना कुछ समझ आ जाता है, और समय भी उनके पास जितना कम होता है, उतना ही वो उसका प्रयोग अच्छे से कर लेते हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा मैडम। अर्चना जी, मैं अब आपसे सुनना चाहूँगी कि कोई लघु कथा आपकी, खासकर आपकी लघु कथाएँ पुरस्कृत भी हुई हैं, तो आप अर्चना जी कोई अपनी मनपसंद जो लघु कथा है वो हमें सुनाएं। हमारे दर्शक आपसे एक लघु कथा सुनना जरूर चाहें। मैम ये मेरी एक मनपसंद भी लघु कथा है। शायद ये मेरी मतलब दूसरी ही लघु कथा है, जिसको मैंने जी। किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा था। वो देश प्रेम हम्म। से भी प्रेरित है और जिसको मतलब लिख के मैं खुद इमोशनल सी हम्म। हो गई थी। बाद में मैंने कहीं इसको डाला तो उन्होंने कहा मैम ये तो बिल्कुल मतलब मैं अननोन थी, अननोइंगली हम्म। लिखी थी मैंने इसको। तो मेरे हम्म। को किसी ने कहा था कि मैम ये कथा तो बिल्कुल मतलब सत्य घटना है, हमारे यहाँ हम्म। ऐसा हुआ है। तो मेरी जी। लघु जी। कथा का टाइटल है मैं लौट कर आऊँगा। मैं लौट जी। कर आऊँगा, ये उस फौजी के हम्म। लिए है जो अपनी मतलब प्रेग्नेंट वाइफ से एक प्रॉमिस करके जाता है कि मैं लौट के आऊँगा, पर वो आ नहीं पाता, तो उसका तिरंगे जी। में लिपटा शरीर आता है, तो मैं उसको ज़रूर पाठक वर्ग के आगे रखना चाहूँगी अपनी लघु जी। कथा जी। को। मेरी सबसे प्रिय लघु कथा है ये। जी। मैं लौट कर आऊँगा, यही शब्द थे फौज में कैप्टन नवीन के, अपनी 9 हम्म। महीने की गर्भवती पत्नी सुमन को। क्योंकि दुर्लभ एरिया में तैनाती होने के कारण बेटी अनन्या जब नन्हे-नन्हे कदम रखने लगी, वह तभी उसे देख पाया था। जी। इसलिए इस बार नवीन फौज से पहले ही छुट्टियां लेकर आया था, ताकि बच्चे के जन्म पर वह अपनी पत्नी सुमन के साथ रह सके तथा बच्चे को फौजी बनने की गुत्थी पिला सके। जी। लेकिन भाग्य की विडंबना, जी। होनी को कुछ और मंजूर था। हम्म। सीमा पर अचानक गोलाबारी शुरू हो गई और नवीन को छुट्टियां रद्द करके जाना पड़ा। जी। घर वापस ताबूत में आया, तिरंगे में लिपटा शहीद शहीद नवीन का पार्थिव शरीर। इधर जी। उसके पार्थिव शरीर का शमशान घाट में दाह संस्कार हुआ। उधर अस्पताल में सुमन ने नन्हे नवीन के रोने की आवाज के साथ अपने सिर पर नवीन के प्यार भरे हाथों के स्पर्श का एहसास होता है। देखो सुमन, मैं लौट कर आ गया हूँ। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत अर्चना जी, और बहुत मार्मिक, बहुत ही मार्मिक। कहीं हम फौजियों के जीवन को लेके इतना कई बार समझते हैं कि कैसे इनका जीवन है, कैसे इनके परिवार इनके बिना रहते हैं और देश पे ये कुर्बानी करते हैं। बहुत खूबसूरत चित्रण किया है आपने, और मुझे लगता है मेरे दर्शकों को ये लघु कथा बहुत पसंद आई होगी। बहुत खूबसूरत आप लिखती हैं लघु कथाएं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहेंगे, और जो आपका जो उपन्यास है जो बहुत चर्चित है, और आजकल चारों तरफ उसकी बहुत चर्चा है, तो मैं उसके ऊपर बात करना चाहूंगी। किन्नर कथा एक ऐसा विषय जिसको ज्यादातर लोग छेड़ते ही नहीं। थर्ड जेंडर की बात
आज से 5-7 साल पहले तक तो आम तौर पे कोई करता ही नहीं था। और एक ही हमारे दिमाग में चीज़ होती थी कि थर्ड जेंडर का मतलब है कि आपके घर में कोई खुशी है तो बस वो आएँगे, नाचेंगे, गाएँगे, आप उनको कुछ पैसे दे देंगे और चले जाएँगे। कभी उनके जीवन की तरफ किसी ने झाँकने की कोशिश नहीं की थी। जब आपने ये उपन्यास लिखना शुरू किया तब भी कहीं हमारी बातचीत होती थी, लेकिन उसको आपने इतना खूबसूरत रूप दिया। मैं जानना चाहूँगी कि विचार आपके मन में कैसे आया और कैसे इसने एक उपन्यास का रूप लिया? और अगर आपके आस-पास वो उपन्यास है तो हमारे दर्शक उसको देखना भी चाहेंगे उस पुस्तक। मैम ये है उपन्यास किन्नर कथा एक अंतहीन सफर। शायद जी, जी। इसके लिए मतलब मैं अभी इस वुमेन टीवी के आगे ही माँ सरस्वती के आगे नतमस्तक होना चाहूँगी। मैंने पहले भी बड़े विस्तार से कहा है कि मैं सिर्फ़ हाँ, पोएम्स लिखती थी। वो मेरा एक पैशन हाँ। था, मेरी बैंक में बात हो गई, मैंने एक कविता लिख जी, दी। मेरी कोई बात जी, होगी, मैंने एक कविता लिख दी तो मैं काफ़ी मतलब इस कविता को लिखते हुए भी बोला करती थी कि मतलब जी, मेरे मैं शुक्रगुज़ार रहती हूँ अपनी कलम की और इस कागज़ की जो मतलब जितनी भी मेरी पीड़ा होती है तो ये कागज़ अपने अंदर उसको सँमा लेता है। इसने मेरे से जी, मतलब चाहे मैंने इसको फाड़ा है, चाहे तोड़ा है, चाहे मरोड़ा है, इसने मेरे से कभी कोई गिला-शिकवा नहीं करा। अगर मैंने जी, अपनी लेखनी से पीड़ा लिखा है तो मेरी लेखनी ने पीड़ा लिखा है, वीर रस लिखा है तो इसने वीर रस लिखा है, हास्य रस लिखा जी, है तो मेरी लेखनी ने हास्य रस लिख दिया है। और मैं ज़्यादा जी, शुक्रगुज़ार रहती थी कलम की मतलब कलम की हुँ, ज़्यादा शुक्रगुज़ार थी कागज़ हुँ, की जिसने अपने ऊपर सब कुछ उकेर लिया। तो एक-एक जी, अक्षर जी, ज्ञान देके तो मतलब मुझे सच में इस चीज़ के लिए मतलब मैं एहसानमंद हुँ, थी, ताकि मुझे हुँ, पता नहीं मैं कभी उपन्यास लिख पाऊँगी, जो मैं स्टोरीज़ जी, भी नहीं जी, लिखती थी। ये जी, उपन्यास भी मैम कभी एक किसी काव्य गोष्ठी में गए थे, तो मैं जी, एक छोटी-सी बेटे की शादी की सच्ची घटना बता रही थी, खाली टोटली 2 मिनट की थी। तो पता नहीं जी, मधुकांत सर के दिमाग में एकदम से आया कि हुँ, इसकी तो स्टोरी बड़ी अच्छी बन सकती है। तो हुँ, मैं घर आई, मतलब मेरे दिमाग में ये आया चलो मैं जो मेरे साथ हुआ मैं वही स्टोरी में लिख देती हूँ। मैं लिखने हुँ, लगी हुँ, थी स्टोरी को बिल्कुल, तो मतलब फिर मेरे को एकदम से ऐसा आया कि मैंने लिख भी लिया, तो फिर मुझे हुँ, लगा कि ये बड़ा ना सेंसिटिव मैटर है। अगर मान लो जी, ये मतलब मैंने लिख दिया, इसमें कुछ भी मेरे से गलत मैसेज समाज में चला गया, तो बहुत ज़्यादा हुँ, क्राइसिस होएगा। तो और जी, मैं ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ इस बारे में जो मतलब मैं अब स्टोरी का भी रूप दूँ। फिर हुँ, मैंने इनके हुँ, लिए नेट पे बहुत ज़्यादा पढ़ा, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैं कई जी, किन्नर्स में से मिली, तो मैं मतलब जी, पूछते किन्नर्स के डेरे पे चली गई। अब वो वहाँ जाके तो इतना मतलब एक मतलब जैसे कहते हैं कि ना तकलीफ़दायक था, मतलब मैं बार-बार हुँ, बेल बजाऊँ, वो दरवाज़ा नहीं खोलें। तो मैं इधर से जी, मेरे जी, हस्बैंड बोले मतलब खाली है, अभी बैंक से आई है, घंटा हो गया तेरे को यहाँ खड़े हो दरवाज़ा नहीं खोले। सर्दियों के दिन इतना घुप अंधेरा एकदम से, तो कहते हैं कि तू यहाँ खड़ी रहेगी, घर चल। तो मैंने जी, कहा नहीं मैं मिल के ही जाऊँगी। उन्होंने अंदर से ही कहा मुझे नहीं मिलना। तो मैं मतलब अच्छा, फिर ना मैंने कहा सर आप एक बार प्लीज़ दरवाज़ा तो खोलो, सर आप प्लीज़ एक बार दरवाज़ा तो खोलो। तो उन्होंने हुँ, दरवाज़ा हुँ, खोले, तो दरवाज़ा खोल के उनका इतना एकदम से रुख था, बोल दिया एक बारी नहीं मिलना, हमारे यहाँ अंदर किसी हुँ, को नहीं आने देते। तो हमारे हुँ, पास बहुत सारे आते हैं, कोई कहता है हमने स्टोरी लिखनी है, कोई कहता है हमने मीडिया में देना है, कोई कहता है हुँ, हमने हुँ, आपके लिए ये करना है, सब मज़ाक में मैंने ऐसे ही हाथ जोड़े, मैंने कहा सर मैं ना मीडिया में नहीं देना, मैंने कुछ भी नहीं करना। मेरे दिमाग में ना एक मतलब थोड़ा-सा ऐसा आया कि मैं एक स्टोरी लिखूँ आपके लिए, तो मैं थोड़ा-सा जानना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ़ थोड़ी-सी कैसे होती है। पता नहीं उनको हुँ, क्या लगा एकदम से मुझे अंदर ले गए, बड़ा प्यार करा, हुँ, एक उनका पंख का ऐसा झूला-सा था, उन्होंने सिर पे मारा, कहते तू बहुत सच्ची और नेक रूह है। तो मैं इतनी हुँ, देर से कह रहा हूँ तब भी तू नहीं हिली तो मतलब तू ज़रूर कामयाब होएगी, ये मेरा तेरे को हुँ, आशीर्वाद है, पूछ क्या पूछना है? उन्होंने मुझे घंटा जी, डेढ़ दिया, फिर एक आधी बारी मैं फिर दोबारा गई, फिर वही का वही सीन, फिर मैं कहती सर मेरा थोड़ा-सा ये रह गया है, थोड़ा-सा ये रह गया है। तो मैं बस पता नहीं फर्स्ट टाइम था लिखने लगी तो मुझे ऐसा लगता कि मैंने जो 20वें पेज पे लिखा है ना, वो मेरे 63वें पेज से मैच करता, फिर मैं काट-पीट के बस वो पता नहीं ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद था मेरे से लिखा गया और सच में लिखने के बाद ये मतलब सभी को बड़ा पसंद आया। मेरे पास बहुत सारे किन्नर्स के फ़ोन आए, बड़े सारे किन्नर्स ने मुझे वीडियो भेजे कि मैम हम आपका नॉवल पढ़ेंगे, हम आपको प्लस
माइनस पॉइंट्स बताएँगे, आप हमारे वीडियो देखो फिर आप हमारा सेकंड संस्करण निकालो। बस ये पता नहीं ये मेरे लिए इस टाइम वाणी पानी को सच में हाथ जोड़ के मतलब धन्यवाद है जो उन्होंने मेरे को ये कृति रचने का सौभाग्य वरदान किया है। जी, सच में वो जो उपन्यास है बहुत खूबसूरत है और बहुत एक समाज की ऐसी समस्या से आपने लोगों को रूबरू कराया है जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं है। और इस चैनल की जो डायरेक्टर हैं सुनीता जी, वो भी इसके ऊपर काफी काम कर रही हैं और उन्होंने भी कई कीनर के जो लोग हैं, जो इस समाज के जो लोग हैं, उनको अपने चैनल पे स्थान दिया है, उनके इंटरव्यूज किए हैं, उनके कार्यक्रम किए हैं और लोगों को उनकी समस्या से रूबरू कराया है। तो इस आपके उपन्यास के माध्यम से भी दर्शक जरूर बहुत कुछ जानेंगे। तो दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी हम लघु कथा की बात कर रहे थे, इतने में मैंने आपके उपन्यास की बात की, दोनों में बहुत अंतर है। वो जितना संक्षिप्त लिखा जाता है, एक बहुत ही कुछ चंद लाइनों में या ज्यादा से ज्यादा एक पेज में हम संदेश देते हैं, एक पेज में अपनी बात को कहते हैं, और ये उपन्यास अपने आप में एक विस्तृत विशाल रूप है। यानी हम कहेंगे कि एक तालाब और दूसरा जो है एक समुंदर है। तो दोनों में आपको क्या अंतर नजर आता है और कौन सा लिखना ज्यादा मुश्किल है? मैम ये उपन्यास लिखा है तो मुझे लगा कि उपन्यास लिखना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं जी, आपको बताना चाहूँगी कि अभी मैंने एक उपन्यास और भी लिखा है। वो जी, जी। एक्चुअल में सरोगेट मदर्स पे है। तो जैसे हुँ, ये एक सामाजिक विषय था, मुझे पीड़ा लगी, लोगों को बहुत पसंद आया। तो पता जी, नहीं जी। क्यों मेरे एक दिन मैं वैसे ही बैठे-बैठे मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई एकदम से हुँ, कि जैसे मतलब मैं वैसे ही बाय चांस फ़ोन कर रही थी बेटे को तो ऐसे बात तो मुझे मतलब हुँ, किसी का ऐसे बात हो रही थी कि अडॉप्टेड बच्चा है। तो मुझे जी। ये लगा कि अडॉप्टेड बच्चा जैसे देवकी ने पैदा करा था, यशोदा माँ मतलब ज़्यादा हुँ, पॉपुलर थी, तो उनको हुँ, मान-तान ज़्यादा मिला कि बच्चे को पालना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे ये लगा कि जो बच्चा अडॉप्टेड होता है, तो वो शायद मतलब 2 पार्टों में बस पिस जाता है, पिस कि उसको जाता है। मतलब जो पैदा करने वाली माँ होती है, उसकी भावनाएँ भी मतलब उसके साथ जुड़ जाती हैं, पालने वाली भी। तो मतलब मेरे एकदम से दिमाग में ऐसी बात आई कि अगर देखो हम जैसे किसी को बच्चा अडॉप्ट करने के लिए देते हैं, वो हमारी अपनी कंसेंट होती है। वो देते हैं तो जी, उसमें कहीं न कहीं हम अपनी भावनाओं के साथ समझौता कर लेते हैं, कि ये हमने हुँ, कहा था, ये प्रण लिया है, जैसे एक प्रण लेते हैं, तो प्रण लिया भी हम इस तरफ नहीं देखेंगे, हमने दे दिया। तो मुझे हुँ, मतलब थोड़ा-सा ऐसे प्रोफ़ेशनल के केसेज़ में आया कि वो उन लोगों हुँ, की कभी कंसेंट नहीं होती, कि उन्होंने हुँ, अपना बच्चा पैदा करना है, देना है, वो उनकी मजबूरियाँ होती हैं। तो मतलब मैंने जी, उस मजबूरियों को ध्यान में रख के तो मुझे लगा कि बहुत पीड़ा होती है। उसमें मेरी हुँ, एक लाइन मैंने लिखी थी कि मतलब मजबूरियाँ तो सभी की एक ही थी पैसा, पर कहानियाँ हुँ, सबकी अलग-अलग थी। कहानियाँ क्या जी, अफ़साने सबके अलग-अलग थे, दस्तूर भी सबके अलग-अलग थे, चाहे सबके हाथ में सिर्फ़ एक पैसा ही पैसा आ रहा था। उसके पीछे जो हुँ, कहानी एंड थी पैसा थी। तो उसमें वो जी, मतलब लड़की कहती है दूसरी लड़की को जब हम फर्स्ट टाइम सरोगेसी करवाते हैं ना, तो वो हमारा मतलब मजबूरी होती है और सेकंड हुँ, टाइम जो होती है वो हमारा पेशा होता है। अब तुम इसको जी, पेशा मान लो। मतलब पेशा में जब जी, तक हमारा मतलब ये जो तन है ना ये काम करता रहेगा ना, तब तक हमारे को ये पेशा करवाने वालियों की मजबूरियाँ बनती रहेंगी। तो मतलब हुँ, वो मुझे बस दर्द आया था तो मैंने लिखा था अच्छा आप मानोगे नहीं वो उपन्यास मैंने सिर्फ़ 15 दिन में लिखा। जी, 15 दिन में मैंने उपन्यास लगाया जिसको टाइप करने में मैंने 3 महीने लगा दिए। मतलब जी, टाइपिंग बहुत जी, स्लो थी तो मुझे वो उपन्यास लिखना बहुत ईज़ी लगा था। और हुँ, मुझे हुँ, ये भी लगता है कि हालाँकि मैंने कविता से शुरू करा था, तो मुझे जी, कविता की बजाय ये उपन्यास या कहानी लिखना ज़्यादा मतलब वो लगता है, अच्छा आसान लगता है। लगता है। तो एक जी, ऐसे ही एक कहानी लिखी थी मैंने चाँदनी। तो वो जी, चाँदनी कहानी क्या थी, उसमें क्या था कि लड़की बहुत छोटी होती है, तो मतलब किसी को घर में सर्वेंट नहीं मिल रहा होता, तो एज़ अ सर्वेंट उसको ले जाता है। तो वो सर्वेंट ले हुँ, जाता है तो उसकी नीयत खराब हो जाती है आदमी की। तो अब उसकी हुँ, खुद की 2 बेटियाँ होती हैं उस लड़की के बराबर की। तो वो जब हुँ, उसकी वाइफ को पता लगता है कि प्रेग्नेंट है तो वो ये सोचती है उसकी मदर कहती है तुम इसको रख लो बच्चे को और बिल्कुल सीक्रेट रख लो कि कल भी किसी को पता नहीं लगेगा बिल्कुल भी अगर लड़का हो गया तो तुम मतलब तो भई टेस्ट करवा लो अगर लड़का हो गया तो तुम रख लेना। वो लड़की मतलब 16 साल की मतलब लड़का पैदा करती है तो वो लड़के को रख लेते हैं कि मेरे मतलब पति का खून है।
तो बाद में क्या जी, होता है कि मतलब वो उसके मतलब आदमी का थोड़ा ज़मीर जागता है, तो वो लड़की के अच्छे घर में शादी कर देता है। तो वो जहाँ लड़की की शादी करता है, उसकी अच्छी जॉब थी, अच्छा हस्बैंड था, सब कुछ था। तो बाई चांस उसकी जॉब छूट जाती है, कोई सर्कमस्टांसेस करके। तो वो जैसे उसकी हुँ, जॉब छूट जाती है, तो वो उससे मतलब धंधा करवाने लग जाता है, चाँदनी से। जी, तो जो उसी का हुँ, पैदा करा हुआ बेटा है, एक रात उसके पास आता है। तो वो उसको हुँ, पहचान जाती है कि ये मेरा बेटा है। अब उसको मतलब सबने इतना उसको लताड़ा कि चुप कर, चुप कर, चुप कर, उसे चुप करते-करते में उसकी ज़ुबान इतनी चुप होती है कि वो बोलना बंद हो जाती है। तो जैसे बेटा जी, आता है तो उसको कहना चाहती है बार-बार मैं बेटा, मैं बेटा, मैं बेटा। तो वो मतलब हुँ, जैसे उसके उ उसको सिर्फ़ उसका हुस्न चाहिए तो जैसे आगे बढ़ता तो वो कहती है नहीं मैं माँ, वो माँ निकल नहीं पाती, वो जिस तरह से मतलब उसको धक्का मारती है ना तो पीछे धक्का खाती है, तो वो वहीं चली जाती है। तो वो एक नारी का बड़ा ज़्यादा दर्द था। मतलब मेरे जी, अंदर मतलब मुझे बहुत हाँ, मार्मिक, बहुत ही मार्मिक और औरत की मजबूरियों को दिखाती हुई ये बहुत खूबसूरत आपने ये कथा सुनाई और सच में कहीं न कहीं ये हमारे समाज की पिक्चर, हमारे समाज की तस्वीर का चित्रण है, जो दर्शकों को भी झकझोर गया होगा और आपके जो उपन्यास हैं, दोनों ही उपन्यास एक ऐसी अलग-अलग समस्याओं कहीं एक पहला किन्नर समाज को लेके है, तो दूसरा जो है वो जो मदर्स बनती हैं उनके ऊपर है और किस मजबूरी में वो काम करती हैं। आपने तो बहुत सारे लोगों को ऐसों को मिला, कुछ लोगों से मेरा वास्ता भी पड़ा। बहुत मुश्किल होते हैं, कुछ बॉलीवुड की फ़िल्म्स भी इस पे बनी हैं, लेकिन आपका जो उपन्यास है जितना मैंने उसको देखा, पढ़ा और समझा है, वास्तव में बहुत खूबसूरत चित्रण किया है और मुझे लगता है समाज उनके दर्द को ज़रूर समझेगा और जब भी कभी ऐसा कुछ होगा कोई महिला, कोई बच्ची ऐसा काम करेगी यानी किसी के लिए बच्चा पैदा करेगी तो उसको सहानुभूतिपूर्वक संवेदनशीलता के साथ उसको लेंगे कि ये जीवन के इतने अमूल्य पल हमें जो है वो दे रही है। बहुत खूबसूरत विवरण आपने दिया मैडम। आपने कविताओं की बात की और बहुत सारी कविताएँ हमने आपकी पढ़ी हैं, तो मैं चाहूँगी कि एक कविता आप हमें ज़रूर सुनाएँ। हाँ मैम अब औरत की बात चल रही है, नारी शक्ति पे ही बात चल रही है, नारी विमर्श पे ही बात चल रही है, तो मैं जी, नारी जी। पे ही सुनाना चाहूँगी एक कविता। एक्चुअल में हुँ, मतलब मैंने जब शुरुआत करी थी कविताएँ लिखने की, तो मैंने 2 कविताएँ लिखी थी, वो भी दोनों नारी पे ही थी, वही दोनों की दोनों पब्लिश हो गई थी। एक तो मैंने हुँ, लिखी थी पहचान, हज़ारों नामों जी। का मिला समान, फिर हुँ, भी मेरे वजूद को नहीं मिली पहचान। और हुँ, दूसरी मेरी कविता थी अगर औरत जात नहीं होगी तो, कैसे संरचना जी। इस संसार की थी उन दिनों जैसे मतलब दहेज प्रथा, औरतों का हुँ, मारना ये वो बहुत ज़्यादा था। तो ये दोनों जी। मतलब काफ़ी पॉपुलर रही थी। तो वो हुँ, मतलब काफ़ी बार छप गई हैं तो इसलिए मैं उसके लिए तो नहीं बोलना चाहूँगी। मैं अपनी एक अभी-अभी लिखी है एक कविता, तो वो मैं ज़रूर हुँ, आपके सामने रखना चाहूँगी। और हुँ, इससे पहले मैं एक मतलब जैसे हमारे घर में काम वाली बाइयाँ काम करती हैं, तो हम उनको हुँ, मतलब अपना पुराना-वुराना देने के लिए बड़ा मतलब वो प्राउड फ़ील कर देते हैं कि उनको हमने दिया। उन्होंने डाल भी लिया इतने खुश होके। हमने 4 पार्टियाँ अटेंड कर ली और 5वीं नहीं अटेंड करेंगे, वो काम वाली को दे देंगे। तो काम वाली उसमें भी भैया बाहर गली में घूम लेते हैं। बड़ा अपने आप को मतलब वो डाल के बड़ा खुशनसीब समझते हैं। तो उसके लिए मैंने एक 4 पंक्तियाँ लिखी थी, तो वो पहले जी, ज़रूर बताना चाहूँगी। तेरे जी। पुराने फैशन के नाज और नखरे, तेरे हुँ, पुराने फैशन के नाज और नखरे किसी की ज़िंदगी में शाद भरते हैं। जी, खूबसूरत। तेरी उत्तन के जामे घर किसी गरीब का आबाद करते हैं। जी, तेरी शानो-शौकत में पलती ज़िंदगी लेती है मदमस्त अंगड़ाइयाँ। तेरी जी, शानो-शौकत में पलती ज़िंदगी लेती है मदमस्त अंगड़ाइयाँ। वो तेरी जूठन के मेहरबाँ वो तेरी जूठन के मेहरबाँ देकर दुआएँ तुझे धन्यवाद करते हैं। क्या बात है, क्या बात है! बहुत खूबसूरत और बहुत सत्य। और मतलब औरत के लिए लिखना चाहूँ बोलना चाहूँगी मतलब एक कविता औरत पे मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी। हुस्न जी, के जी, बाज़ार में मौन और बेबस आवाज़ हुई है। जी, हुस्न के बाज़ार में मौन और बेबस आवाज़ हुई है। सौदागरों की बस्ती में तभी से रूह मेरी आबाद हुई है। जी, खूबसूरत। शीर्षक है इसका मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, तम में प्रकाश हूँ,
नम हुई तो धरती, उड़ी तो ऊंचा आकाश हो, मैं औरत हूँ। जी, मोहब्बतों की कहानी हूँ, जी, मोहब्बतों की कहानी हूँ, जोहर हुई तो कुर्बानी हूँ, उगर हुई तो महाकाली हूँ, जी, जग उधारा तो माँ भवानी हूँ, मैं औरत वाह! हूँ। इश्क की बहुत खूब। आरज़ू हूँ, इश्क औरत पे ही आगे रुकता है। इश्क की जी, आरज़ू हूँ, परवानों की जुस्तजू हूँ, जली तो बहुत खूब। शम्मा, बुझी तो घोर तमा हूँ, जी, जी, मैं औरत हूँ। पिंगली तो बहुत खूब। मोम, हुँ, पिंगली तो मोम, धड़की तो रोम, वाह! आहुति में सोम, हवन कुंड में होम हूँ, मैं औरत हूँ। मैं औरत लड़ूं तो यमराज को हरा जाती हूँ, जी, ममता में पसीजी दूध से भरी छाती हूँ, जी, ममता में पसीजी दूध से भरी छाती हूँ, जांबाज रणकुंवरों को लहू जिगर का पिला देती हूँ, जी, खड़े पैर दुश्मनों के दांत खट्टे करवा देती हूँ, मैं हुँ, औरत हूँ। गिरी तो जी, अबला, गिरी तो अबला हूँ, संभली तो सबला हूँ, मैं बहुत देवी खूब। शक्ति अलंकृत हूँ, फिर जी, भी मैं क्यों कलंकित हूँ, मैं औरत हूँ। जी, युगों युगों से जन जन की अरदास हूँ, युगों बहुत युगों खूब। से जन जन की अरदास हूँ, ब्रह्मा की कृति बड़ी खास हो, कठिन डगर में अडिग विश्वास हूँ, फिर भी मैं क्यों अंतस तक उदास हूँ, मैं औरत हूँ। जी, 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 बहुत खूब, बहुत सुंदर। ये मैडम आपने जो कविता भी सुनाई और भी मैंने आपका जो पढ़ा है साहित्य, ये नॉवल की बात भी है जो आपका दूसरा उपन्यास है। स्त्री विमर्श के ऊपर आपने काफी लिखा है, इसकी कोई खास वजह? हाँ मैम, एक्चुअली मैंने सच में स्त्री विमर्श पे बहुत ज्यादा लिखा है और मैंने माँ पे भी बहुत ज्यादा लिखा है। जी, मुझे पता नहीं क्यों, मतलब मेरी तो परवरिश खैर बड़े सुलझे हुए माहौल में हुई थी, तो पता हम्म, नहीं क्यों मतलब मुझे, मतलब घर में भी ऐसा लगता था, चाहे मतलब बहुत हम्म, पढ़ा लिखा माहौल था, सब कुछ अच्छा था घर में, पर मुझे हम्म, मतलब मेरे घर में मतलब जो मेरी दादी थी या मेरी नानी थी, तो वो जैसे हम बड़े ज्यादातर ही सिस्टर्स थी, तो ब्रदर मेरा हमारा सिस्टर्स के बाद था, तो वहाँ एक हम्म, मतलब ऐसा माहौल हो जाता था पार्शलिटी वाला, कि हम हम्म, बहनों को अगर 10 पैसे मिलते हैं तो उसको 25 पैसे मिलने हैं। तो मैं जी, मतलब ना उस टाइम ही प्रोटेस्ट करती थी, मैं कहती थी हम्म, क्यों ऐसा क्यों? तो मेरी दादी हम्म, कभी-कभी कह देती थी, कहती है ये लड़का, मैंने कहा ये लड़का है तो ये क्या हो गया? मैं भी तो कमाऊँगी। तो मुझे एक जी, अंदर तक इतना दर्द रहता है कि मतलब जी, मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है सच में, ऑफिस में भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो थोड़ा हम्म, औरत के मामले में ऐसा है। तो मुझे ये हम्म, चीज़ बहुत तकलीफ होती थी। इससे पहले मैंने थोड़ा टाइम मोखरा जॉब करी थी। तो वहाँ जी, क्या होता था कि मतलब जैसे सुबह-सुबह हम लोग पौने 10, 10 बजे के आस-पास बैंक पहुँचते थे। तो वहाँ लेडीज़ मतलब सारे खेतों में जितने काम करती थी ना, वो लेडीज़ काम करती थी। और वो लेडीज़ भी हम्म, क्या घूँघट में होती थी। अच्छा, वो खेतों में भी जी, ना घूँघट कभी उतारती नहीं थी। और वो हम्म, मतलब सुबह उठ के घर का सारा काम कर के मतलब खेत में काम करके फिर उसके बाद मतलब अपने जो चारा-वारा इकट्ठा करके, इवन मतलब झोटा बुग्गी होती थी या बैलगाड़ी होती थी उनके पास, वो भी वो खुद आकर ही होती थी। तो मुझे इस हम्म, चीज़ के लिए ना सच में बड़ा दर्द आता था। मुझे ये लगता था कि जैसे वुमेन डे मनाते हैं या कुछ भी, जो असली भारत की नारी है ये मतलब ये है। और जो उनके वो जी, जेंट्स होते थे, वो क्या होते थे कि मतलब उनके जेंट्स ना मतलब बैंक के आगे या चौराहों पे या तो सवेरे-सवेरे दारू की बोतल खोल के बैठे होते थे या वो अपना ताश-वाश खेल रहे होते थे। तो एक आधी जी, बार ना मैं बड़ा ज़्यादा प्रोटेस्ट कर देती थी, तो मुझे बड़े सारे लोग कहते थे कि अरे मैडम ये बदमाशों का गाँव है, कोई उठा के ले जाएगा। मैंने कहा क्यों उठा के ले जाएगा? तो अच्छा, इवन मतलब 60-60, 65-65 साल की लेडीज़ हैं, वो पर्दे में हैं। तो मैं जी, कहती मतलब किस लिए पर्दा? मैंने कहा इनका दम घुटता है पर्दा करने से। इनको शर्म हम्म, आती है तो ये पर्दा कर लें, आप लोग क्यों पर्दा जी, करते हो? तो मतलब हम्म, मैं इस चीज़ के लिए थोड़ा-सा अच्छा, फिर मुझे ये लगता है कि एक नारी जो है वो संपूर्ण है। देखो वो माँ जी, भी है, पत्नी भी है, बहन भी है, मतलब और हम्म, मतलब बेटी भी है, सब कुछ है।
मतलब वो नारी अपने आप में ही एक संपूर्णता लिए हुए है। तो भी इतना मतलब ज़्यादा वो अच्छा मतलब वो जब माँ बन जाती है या पत्नी बन जाती है, तो अपने आप ही एक उसके अंदर ऐसा मतलब गुण भगवान ने डाला है कि वो सब त्याग तो देती है। मतलब कोई भी माँ मेरे को लगता है कि संसार की ऐसी नहीं होएगी जो जी एक जी, माँ आप अपना अर्चना जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि औरत अपने आप में संपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे आप मोखरा गांव में गई या आपके बचपन के जो अनुभव थे उनको आपने महसूस किया, क्योंकि आप संवेदनशील नारी हैं। और इसी वजह से आपकी कलम, जो आपकी लेखनी है, वो स्त्री विमर्श के ऊपर खूब चली और बहुत आपने औरत के दर्द को बयां किया। और दर्शकों को आपकी बात मन तक छू गई। जब भी मैंने देखा आपकी कोई भी चीज पढ़ी जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं अंदर तक की जो दर्द की, पीड़ा की जो बात आप कहना चाहती हैं वो दर्शकों तक पहुंचती है। समय के साथ चलते हुए मैं अंतिम प्रश्न आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक महिला के रूप में काफी कठिनाइयां होती है। आपकी जॉब जो है, बैंक की जॉब काफी लंबी होती है, आप उच्च अधिकारी भी हैं, उनको तो कई बार 7-8 भी बज जाते हैं। उसके बाद अपना घर बार भी आप देखती हैं अच्छे से। कैसे लेखन कार्य कर लेते हैं और क्या कठिनाइयां आई आपको? क्योंकि पुस्तकें छपवाना, टाइप करवाना, जैसा आपने अभी कहा कि 3 महीने आपको उसमें लग गए, तो मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह की कठिनाइयों का आपको सामना करना। मैम आपने ये प्रश्न ना जो करा है वो मतलब बहुत अच्छा करा है और सच में बहुत अच्छा करा है। मतलब थोड़ा हमारी जॉब जो है वो काफ़ी टफ भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। क्योंकि हम जी लोग सुबह निकलते हैं बैंक के लिए, उसके बाद हमें पता नहीं है हमने कब आना है, कब नहीं आना। और मोर जी ओवर अगर कस्टमर खड़ा है या हमारी बैंक का डे एंड नहीं लगा, तो हम लोगों को 7 भी बज जाते हैं, 8 भी बज जाते हैं। तो मैंने आपको पहले भी यही कहा था कि भी एक जो लेखन है, वो एक तरह जी से माँ सरस्वती का मतलब वरदान होता है हमारे ऊपर। पता नहीं वो हमें मतलब जैसे नशेड़ी बना ही देता है। तो मतलब मेरे जी बैंक में बड़े सारे लोग ये कहते हैं बस मैडम तो ना मेरे को लगता है कि ना लिखने का ना नशा है। तो मतलब जी मेरे को कई बारी लोग कहते हैं मैम छोड़ दो क्या सारा दिन दिमाग को ऐसे खपाते रहते हो या कुछ भी करते हो। तो फिर एक जी आधा मजाक में कहता है ना भाई मैडम तो एडिट है, जैसे मतलब वो कोई नशा चाटने वाला नशे के बिना नहीं सोता, मैडम अपनी किताबें खोले बिना नहीं सो सकती। तो मैम आपने जी सही कहा है कि मतलब इतनी टफ जॉब के साथ फिर बच्चों को भी संभालना, घर भी संभालना, लिखना सच में वतन बहुत मुश्किल काम है। पर मैं अभी भी यही कहना चाहूँगी क्योंकि मतलब ये भगवान की देन होती है और वो जहाँ हमें कलम पकड़वाता है, वो शक्ति भी अपने आप दे देता है। उसकी शक्ति अपने आप उसके अंदर निहित हो जाती है और वो हमें स्टैमिना भी दे देता है शक्ति के साथ-साथ कि हमने रात के 2 बजे तक जागना है और हमें सुबह नींद नहीं आनी। तो जी उसके लिए मतलब मैं अपनी सिर्फ एक छोटी-सी पंक्ति रखना चाहूँगी, उसमें ये होता है कि जैसे माँ मतलब एक बच्ची की चली जाती है, तो माँ जाने के बाद भी ऐसे सोचती है कि मेरी बच्ची जो है संसार में बड़ी दुखी है, तो उसके सपनों में रोज़ आती है। तो वो उसमें मतलब कहती है कि मतलब माँ कहती है बेटी कहती है माँ जब लोरी गाने आई थी, मैंने अपनी इच्छा उन्हें बताई थी। माँ ने मुँह जी हाथ पर हाथ रखकर कसम मुझे दिलाई थी। बेटी अपनी जो इच्छा बताती है, वो कहती है कि माँ तुम परीलोक में चली जाती हो, बहुत लंबी कविता है तो मुझे भी परीलोक में आपके साथ जाना है। तो जी मतलब माँ कहती है जो कहती है माँ लास्ट में कहती है तुम मेरे शरीर का अंग हो, तुम मेरे शरीर का अंग हो, धरती का सबसे खूबसूरत रंग हो। जी मैं तो केवल निर्जीव काया हूँ, तुम्हारी जिंदा सपनों की छाया हूँ। जी तुम मेरी प्यारी-प्यारी बिटिया रानी हो, परीलोक में तुम मेरी कहानी हो। क्योंकि वो जी परीलोक में है तो कहानी बोलेगी मतलब वो माँ बेटी तो अभी धरती पे है, तो मेरी रूह की शाश्वत परछाई हो। जी छल गया तन, फिर भी तुमसे जुदा नहीं हो पाई तेरी माई। मतलब छल गया जी तन, फिर भी तुमसे जुदा नहीं हो पाई तेरी माई। तो मैम हमारा भी जी यही हाल है, चाहे कितना मर्ज़ी काम हो, ये सब हमारे जी से जुदा नहीं हो पाते। और जी जी माँ वाणी पाणी है, शक्ति भी देती है, साधना भी देती है, तो आराधना भी देती है। और आप जैसे जी मतलब महान लोग हो, जो हमें मतलब इतना मोटिवेट करते हो, तो जी। और हम इसी आप मोटिवेशन की वजह से आपकी कलम में बहुत ताकत है मैडम। हम तो सिर्फ आपकी जो लेखनी है उसको पढ़ते हैं और उसमें वाकई बहुत सराहनीय सब लिखा होता है आपने, तो उसकी सराहना तो करनी ही चाहिए। बहुत खूबसूरत लिखती हैं आप। और बहुत अच्छा लगता है जब भी आप कुछ कहती हैं।
मन से कहती हैं और खूबसूरत तरीके से कहती हैं आपके मन के भाव। और जहां तक आपने नशे की बात की कि आपके जो ऑफिस के लोग हैं आपको कहते हैं मैडम को इसका नशा है, तो मुझे लगता है कि अगर कोई नशा करना ही है तो ऐसा ही नशा करें, दूसरे नशों से तो हमें बचना ही चाहिए। बहुत अच्छा आपने हमें बताया इसके बारे में कि साहित्य लेखन कितनी बड़ी साधना है। माँ सरस्वती की कृपा होती है तभी लेखक लिख पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी आपका कि आप इस कार्यक्रम में आई, आपने समय दिया और हमारे दर्शकों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। और ऐसा सब लोग लिख भी रहे हैं और सब लोग कह भी रहे हैं कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम, आपका भी, सुनीता मैम का भी, जो आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद।